ओम। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी का। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है। जो दिवाली के आसपास प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस वायु प्रदूषण से कैसे सुरक्षा की जा सकती है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है आज। और आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल जोशी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो सभी जानते हैं, आप दो हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक तो हमारा पालम में ही है, फ्लाईओवर के पास, भगत चंद्र हॉस्पिटल के नाम से, उसके आप डायरेक्टर भी हैं। एक जनकपुरी में है। सभी लोग हमारे ग्रुप में जानते हैं आपके हॉस्पिटल के बारे में, और आपने समय समय पर कई विषयों पे मार्गदर्शन किया है हमारा। तो आज महत्वपूर्ण विषय के साथ है, अनिल जोशी जी आपका परिचय कराएंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सबको। नमस्कार अनिल जी जोशी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब तो हमारे पैटर्न हैं। और देखिए, हम हमेशा डॉक्टर साहब को तकलीफ देते रहते हैं और आज भी बहुत व्यस्त हैं डॉक्टर साहब। आज उन्होंने एक कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें हम लोगों को भी जाना है। और परंतु फिर भी जब संपर्क किया डॉक्टर साहब को दीप जी ने, तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए आज के कार्यक्रम के लिए हाँ कर दी। डॉक्टर साहब जो हैं वो वैसे परिचय की जहाँ तक बात है, हम जानते हैं कि जो चंद्रा भगत हॉस्पिटल है वो जनकपुरी में भी है, द्वारका में भी है, और दोनों ही आपके द्वारा संचालित किए जाते हैं। आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, सीईओ भी हैं। और आपकी जो बैकग्राउंड रही है, आप एम्स से आपने किया है। और आप ये जो संस्था है डॉक्टर्स की, उसमें आप उसके कई पदाधिकारियों में रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, मेंबर मैनेजमेंट बोर्ड रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं, प्रेसिडेंट आईएम में रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और आपका एक्सटेंसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, हैविंग एनहांस्ड इन फर्दर बाय डूइंग कोर्स एज आईएम हैदराबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम इंदौर, आईएम कलकत्ता। इसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, ग्रोथ सिस्टम में, लीडरशिप एनहांसमेंट में। डॉक्टर साहब ने एनेस्थीसिया जो है वो आपका स्पेशलाइजेशन है, लेकिन जो हम लोगों के पीछे परिचय आया है, तो जो भी एक सामान्य रूप से उस समय में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे मौसम बदलता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब उसमें बहुत विशेषज्ञ की तरह हम सब लोगों को गाइड करते हैं। और आज एक ऐसा ही विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो विषय है प्रदूषण। इस समय हम सब लोग प्रदूषण, पूरा दिल्ली जो है प्रदूषण से बहुत पीड़ित है। तो हाउ टू हैंडल इट, हमें बहुत बहुत सारे, लगभग सभी लोगों को नहीं पता। तो ऐसे में डॉक्टर साहब का जो अनुभव है, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास नोट्स भी हैं और डॉक्टर साहब हमको बताएंगे भी। सच में हम सब लोग चाहते हैं कि somebody शुड गाइड अस, क्योंकि प्रदूषण इतना हो गया। हम भी सुबह वॉक करने जाते हैं, तो ये है कि वॉक करने जाएं अथवा ना जाएं, दिन में भी क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत ही उपयोगी विषय है जो डॉक्टर साहब ने आज चूज किया है। और इतना उपयोगी विषय है कि जब हमारी चर्चा हुई, आज किसी और डॉक्टर को आना था, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इस विषय पर बोलूंगा, तो हमने चेंज किया। हमने उनको कहा कि आप थोड़ा बाद में आ जाइए, लेकिन इस विषय की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर डॉक्टर साहब को हमको सुनने का मौका मिलता है। मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब अपनी बात। नमस्कार जी सबको। विषय इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल इशू बन गया है ये। और जिसको देखो इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। सेहत हमारी है, हम लोग अफेक्टेड है, हमारा परिवार अफेक्टेड है, बच्चे अफेक्टेड है, समाज अफेक्टेड है। लेकिन ये पॉलिटिकल घुसा घुसी का इशू बन गया है। उससे अच्छा है कि हम इसको समझे, हम समझे कि ये क्या है और क्या कर सकता है हमारे साथ। तो आपने 2.5 और 10 तो सुना होगा। 2.5 का मतलब है कि बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं जो ऑर्डनरी कपड़ों से उनसे निकल जाते हैं, पर्दों से निकल जाएंगे,
मास्क से भी निकल जाएंगे ऑर्डनरी। और 10 जो है मोटी धूल है जो जिसकी बात होती है। इसके अलावा जो प्रदूषण में और चीजें आती हैं वो है नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। अब ये चीजें आपको नहीं दिखती हैं, ये चारों जो है, लेकिन ये आपके शरीर पे असर डालती हैं। आपके फेफड़ों को भी खराब करती हैं, आपकी चमड़ी को भी खराब करती हैं। और इनमें से कई जो धीरे धीरे आपके शरीर में जाके एसिड बनाती हैं और कैंसर भी कर सकती हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को हम लोगों को बड़े गहन तरीके से समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने। आप लोग क्या देखें, आज का जो चर्चा रहेगा कि ये कहाँ से आता है इसके बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम इससे कैसे अफेक्ट होते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं, समाज को बचाने के लिए भी क्या कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। अब इससे होता क्या है, ये जो 2.5 है, 10 है, और ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब देखिए फॉसिल फ्यूल बर्निंग से होती है या कुछ भी जलाने से ये चीजें पैदा होती है। और तो और आप घर में जो गैस भी जलाते हैं उससे भी कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और बाकी रेजिडुअल नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। गैस इस्तेमाल करते हैं ना हम घर में सबके सब फ्यूल बर्निंग के लिए, तो अपने घर में भी हम ये पैदा करते हैं। और गाड़ियों का तो हमारा एक आजकल फैशन चला हुआ है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और एसयूवीज हैं, डीजल पे चलती हैं क्योंकि उनको पावर ज्यादा चाहिए। और पावर ज्यादा चाहिए तो वो डीजल इंजन हैवी इस्तेमाल करते हैं और वो सब जो एग्जॉस्ट उसका निकलता है वो है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कई चीजें भी बनाई हैं कि भारत स्टेज 6 की गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन लोग रात में पुरानी गाड़ियां भी निकालते हैं, स्कूटर चलाते हैं और फ्यूल बर्न करते हैं, मोटरसाइकिल्स खूब चलती हैं। फॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा चेंज आने लग गया है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज अभी बहुत नहीं बनी है। जब मैंने इलेक्ट्रिक का जिक्र किया तो ये भी कहा है कि आप घर में भी गैस बर्निंग की बजाय अगर आप इलेक्ट्रिकल से आपको सप्लाई है और एडिक्वेट है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करके आप घर का भी जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। अब ये सब चीजें हमें करती क्या है, ये जो पोल्यूटेंट है ये हमारे क्या करती है, हमारी एक तो ब्रीदिंग ट्रबल करती है, सांस फूलता है, अस्थमा हो सकता है लोगों को, अस्थमा हो जाएगा, वीजिंग होगी यानी सीटीसी बचती है जब सांस लेते हैं, ये नाक से भी शुरू हो जाता है और फिर नीचे फेफड़ों में चला जाता है तो प्रॉपर अस्थमा के फॉर्म ले लेता है। खांसी होती है बार बार, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ओल्ड एज वाले हैं, आप में से कई ओल्ड एज वाले हैं, तो ओल्ड एज वाले जब ये अफेक्ट होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन से और साथ में अगर डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो फिर आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाता है। तो काफी सीरियस विषय है। अब ये जब इन्फेक्शन बार बार होता है या वीजिंग होती है तो एक चीज में कन्वर्ट हो जाता है कि परमानेंट लंग डैमेज। परमानेंट लंग डैमेज में क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है। एम्फाइसीमा यानी फेफड़े के जो वो अंदर से टूटने लग जाते हैं और एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है परमानेंटली। लंग्स के अलावा और जो चीजें इफेक्ट होती हैं वो तो एक तो जब पोल्यूशन ज्यादा, आदमी थका थका महसूस होता है और इरिटेबल भी होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ये जो कैंसर है बनाने करने वाली चीजें हैं ये आपके लीवर को डैमेज कर सकती हैं, आपकी स्प्लीन को भी डैमेज कर सकती हैं। फैटी लीवर सुना होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने, अल्ट्रासाउंड होता है तो अक्सर उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ जाता है फैटी लीवर। टॉक्सिक किडनी इंजरी भी हो सकती है इससे। इंजरी किडनी जो है, जिनकी वल्नरेबल है, डायबिटिक है और पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें फर्दर इंजरी भी हो सकती है इससे। स्किन में भी, चमड़ी में भी कई बार खुजाट होती है और इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई बार लाली सी आ जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और हार्ट को भी असर करता है, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट पे असर होगा और
ब्रीदिंग ट्रबल है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। और तो अब ये देखिए कितनी सीरियस चीज है, और ये जितनी चीजें हैं ये बड़ी एज के लोगों में ज्यादा असर होता है इनका। यंग में भी हो सकता है, स्किन पे असर हो जाएगा यंग में। अब इसमें से वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है? वल्नरेबल ग्रुप है यानी जिन लोगों पे ज्यादा असर होता है, एक तो एल्डरली हो गए, दूसरा बच्चे हो गए, और तीसरा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो न्यूबॉर्न्स होते हैं। तो न्यूबॉर्न्स को भी बचा के रखना है हमें इस पोल्यूशन से। हम इतनी सीरियस चीज को बड़ी सीरियसली ही हमें लेना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप समझ सकते हो कि आप में से जितने लोग ज्वाइन किए हुए आधे से ज्यादा एल्डरली एज ग्रुप में आते हैं, और दे आर वल्नरेबल टू दिस पोल्यूशन। अब इसको हैंडल कैसे करना है? ये पोल्यूशन है, हमारे बस में नहीं है इसको पूरा कंट्रोल करना, लेकिन हम इसमें कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि शिकायत वही करे जिसने कुछ कोशिश की है इसको कम करने की। जो कोशिश नहीं करी और जो ऐड ही कर रहा है इसमें, वो शिकायत क्या करे? तो एक तो हम पहले एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज सेशन है कि इस पोल्यूशन में एरोबिक एक्सरसाइजेज यानी जिसमें सांस तेज चलना है वो करना अवॉइड, सांस लेते हैं सुबह के टाइम वो अवॉइड करना है। अर्ली मॉर्निंग आउटडोर एक्टिविटी यानी बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि पोल्यूशन जो है रात को सेटल हो रहा होता है और वो जमीन पे के आसपास काफी होता है, तो ये अवॉइड करना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी पोल्यूटेड एरिया में नहीं करनी है अनलेस आपका कमरा स्वच्छ किया गया है। अब इस पे भी मैं टिप्पणी करूंगा कि स्वच्छ किया गया है कितनी देर स्वच्छ रहता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एरोबिक एक्सरसाइजेज अवॉइड करिए, तेज तेज भागना, चलना, आउटडोर में जाना बाहर सुबह के टाइम, जबकि इंडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी है, साइकिलिंग अवॉइड करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आउटडोर में अवॉइड करनी है। योगा के अगेंस्ट होता हूँ, लेकिन ये पोल्यूशन जो है, जब योगा बनाया गया था तब ये पोल्यूशन का इतना ध्यान नहीं था। पोल्यूशन तो हमने बाद में फॉसिल फ्यूल बर्न करके किया गया। तो ये एक्सरसाइजेज हमें रोकनी है, और स्किन को बार बार वॉश भी करना है अगर जरूरत पड़ती है। तो बचने के जो पर्सनल तरीके हैं, एक होता है जनरल तरीका, एक होता है पर्सनल तरीका। अब पर्सनल तरीका तो यही है कि मास्क, पहला सबसे आसान है मास्क, बाहर भी जाए तो मास्क डालें। लेकिन ये जो आपका कपड़े का मास्क है, दूसरा सर्जिकल मास्क जो अक्सर यूज करते हैं, वो PM10 तो रोक लेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं रोक पाएगा। ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड रोक पाएगा, ना सल्फर डाइऑक्साइड रोक पाएगा, नाइट्रस रोक पाएगा, और ना ही PM2.5। तो अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? अल्टरनेटिव है N95 जो महंगा पड़ता है। N95 मास्क कोविड में आप लोगों ने कईयों ने सुना था। N95 मास्क है जो महंगा पड़ता है। मुंह पे रुमाल बांधना तसल्ली तो देता है कि मैं अपने आप को बचा रहा हूं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। बचा क्या? बचा है एयर फिल्टर्स। लेकिन एयर फिल्टर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। एयर फिल्टर कई तरह के मार्केट में है। एयर फिल्टर कार्बन होता है, एक्टिवेटेड कार्बन, जो स्मेल। दूसरा हेपा फिल्टर होता है। हेपा फिल्टर एक बारीक फिल्टर होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेता है, और जब आप हेपा फिल्टर को खोल के देखेंगे सर्विस के लिए या कुछ भी, तो आपको दिख जाएगा कि कितना कालापन वो खींच लेता है। ये एयर फिल्टर इफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एयर फिल्टर का साइज जो है कमरे के साइज के हिसाब से होना चाहिए। कितने क्यूबिक फीट एरिया वो कवर करेगा, कितने क्यूबिक मीटर कवर करेगा, वो उसके हिसाब से होना चाहिए। कैपेसिटी छोटी बड़ी, और कितनी देर आप अपने आप को कमरे में बंद रखेंगे। रात को तो मेरे को समझ में आता है कि आपने एयर फिल्टर लगाया और रात को सो गए 8 घंटे, जो आपको या 6 घंटे आपको जो प्योर एयर मिल जाएगी,
और उसके लिए आपको एयर फिल्टर को कम से कम 2-4 घंटे पहले ऑन करना पड़ेगा। एयर फिल्टर ऐसे हवा खींचता है और ऊपर से फेंकता रहता है, ये हवा फैलती रहती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलेगा, जिन एयर फिल्टर्स पे मॉनिटर लगे हुए हैं, यानी उस पर लाइट्स जलती हैं या उसमें वो पोल्यूशन का लेवल बताता है, तो आप देखेंगे कि अगर 2 मिनट भी दरवाजा खुला है या कोई अंदर बाहर भी हुआ है, पल्ले से हवा अंदर बाहर होती है और पोल्यूटेड फिर कमरे में आ जाते हैं। फिर वो एयर फिल्टर एक्टिव होता है और उसको रिमूव करता है, अपनी स्पीड भी बढ़ा लेता है, ऑटोमेटिक टाइप के जो है। तो आप समझ सकते हैं कि एयर फिल्टर भी आपको टोटल प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये एक एक्सपोजर जो है टाइम, वो रात को या दिन में जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दे टोटली आपकी सराउंडिंग से, ये संभव नहीं है। करने को तो आप कार में भी रख सकते हैं एयर फिल्टर, छोटे छोटे आते हैं, शार्प के कंपनियों में आते हैं एयर प्योरीफायर, लेकिन वो उतनी देर है, आपने 20 मिनट ट्रेवल किया, आधा घंटा ट्रेवल किया, जैसे शीशा नीचे किया, दरवाजा खोला, फिर पोल्यूशन अंदर आ जाता है, क्योंकि आप पूरे एटमॉस्फेयर को वॉश नहीं कर सकते। अब एटमॉस्फेयर का साइज कितना आप सोच सकते हैं कि जैसे कोई बदबूदार चीज आती है, शुरू में आपको बहुत इंटेंस फील होती है और थोड़ी देर में वो डिस्पर्स हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती, वो बदबूदार चीज डिस्पर्स हो जाती है, तो आपको लगता है कि बदबू चली गई है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो गई है। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ी चीज है, और हम एयर फिल्टर जो है, ये जो यूज कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, वहां पे एयर फिल्टर यूज करना जरूरी है इस जगह पे। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। और छोटे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। उनकी जिद होती है पार्क में जाना है, उनकी जिद होती है खेलना है, क्योंकि वो बने ही खेलने के लिए है, उनको मजा आता है। लेकिन क्या ये आउटडोर एक्टिविटीज उनको नुकसान देंगी? कोई छोटे बच्चों को बार बार इस देखा, 2 या 3 सेशन हो चुके हैं वायरल इन्फेक्शन, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, वो खेलने से बाज आएंगे नहीं। तो आप उनके घर में ही खेलने का थोड़ा इंतजाम करिए, और थोड़ा सा एयर प्योरीफायर उनके लिए तो चला के रखिए, मैं ये कहूंगा, फर्क पड़ता है। हाँ, ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टावर करोड़ों रुपए के लगाए गए थे एयर प्योरीफायर, उससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती थी। कोई सोचे कि हम एयर प्योरीफायर लगा के एटमॉस्फेयर को clean करते हैं, वो संभव नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, मास्क हो गया, एयर प्योरीफायर हो गया, सर फेस आपका वॉश करना है। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, आपने वाईफाई ऑफ तो नहीं है कहीं डाटा? मेरा हाँ, एक बार आप थोड़ा नेटवर्क देख लीजिए प्लीज। मेरा नेटवर्क आज थोड़ा सा कमजोर है, या तो मैं लोकेशन चेंज करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि एक्सटेंशन ना काम नहीं कर रहा है। मैं 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ठीक सर। नेटवर्क एक्सटेंशन बंद हुआ है, इसका कुछ ठीक नहीं किया। अभी बेटर हो गया थोड़ा सा? जी जी, बीच बीच में हो रहा है कभी कभार, वैसे ठीक है। हाँ नहीं, वो मुझे मालूम है थोड़ा सा, पर थोड़ी आइसोलेशन थी, यहाँ पे घर की आवाजें आएंगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मास्क प्रेफरेबली N95 अगर संभव है, महंगे पड़ते हैं। एयर प्योरीफायर्स, एयर फिल्टर्स घर में लगाइए, फेस को वॉश करिए, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कम करिए, और बच्चों को थोड़ा सा काबू करिए। न्यूबॉर्न्स के कमरों में एयर प्योरीफायर लगाना जरूरी है इस वक्त, और ह्यूमिडिफायर भी लगाना जरूरी है। घर में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी करिए। ह्यूमिडिफायर का मतलब है कि आप कमरों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, अभी तो सर्दी पड़ी नहीं है, आप कईयों के पंखे चल रहे हैं अभी, तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ह्यूमिडिटी की कमी होगी उसमें, यानी वाटर कंटेंट जो एयर में है कम होगा। तो घरों में ह्यूमिडिफायर लगाइए। ह्यूमिडिफायर लगाना बड़ा आसान है। केटल या बर्तन में किसी में उसको, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मैं कहूँगा, मैं गैस को ज़्यादा इनकरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि गैस जब बर्न होती है तो मैंने आपको बताया कि उसमें पोल्यूशन घर में ऐड होता है।
हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि अपने घर के पोल्यूशन को बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक दें। अब चलिए आगे चलते हैं, इस पे और बातें करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और जनरल ये अभी तक हमने बात की क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी सेहत पे, हमारे शरीर पे, और हम पर्सनली उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एज ए सोशल सिटीजन, सोसाइटी के मेंबर होने से हम क्या क्या कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो एक तो जनरल बात होती है जो लोगों के दिमाग में एकदम आती है कि वो है प्लांटेशन। बड़े बड़े ट्रीज हैं, लगाएंगे, वक्त लगता है बड़े होने में, और उनकी पत्तियों में मिट्टी टिक जाती है और फिर वो टिकी रहती है, और वहां से जब हवा चलती है तो मिट्टी नीचे आ जाती है। ये सारी PM10 या उससे ऊपर के हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रस वगैरह ये नहीं खींचते हैं। अब क्या कर सकते हैं, फिर पेड़ लगाना, और पेड़ लगाने में टाइम लगता है, पर बहुत सारे हमारे NGOs हैं और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो खाली पेड़ों की बात करते हैं, एनवायरमेंट की। ये जरूरी है कि हम अपने आसपास डस्ट कम करें। अब आप अगर कल जब आप निकले होंगे घर से तो आपने देखा होगा कि पटरियों के साथ, सेंट्रल वर्ज के साथ कितनी मिट्टी इकट्ठी हुई है, उसके ऊपर भी मिट्टी है। ये मिट्टी जब गाड़ी चलती है तो उड़ती भी है, हवा में जाती है और फिर सेटल हो जाती है। उसका एक छोटा सा पोर्शन आपके फेफड़ों में भी चला जाता है साथ के साथ ही, और हम इस मिट्टी को ऐड करते जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा उसको बाहर फैला देते हैं, दुकान की सफाई करते हैं तो दिवाली में हमने खूब कूड़ा बाहर निकाला है, सबने किया है। दुकानदारों ने अपने घर के आगे, दुकानों के आगे रेहड़ियां लगवाई, एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ये जो डस्ट है इसको अब कंट्रोल करने की जरूरत है। सेंट्रल वर्ज पे आप ग्रास लगवाइए, ग्रास, और उसको रेगुलरली वाटर करिए, उसको गीला रखिए। साइड वाली पटरी के जो है जगह उसको भी आप सफाई करवाइए। वैक्यूम क्लीनर तो ये कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक इनके घूम रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम उसके उनके निकालने और हमारे बढ़ाने की स्पीड में बहुत बड़ा गैप है। छोटे छोटे श्रब्स लगाइए, जल्दी उगाएंगे। अब छोटे छोटे हेजेस हैं, श्रब्स हैं, ये जल्दी उगेंगे, तो एक सीजन में ही बड़े हो जाते हैं। पेड़, जो बड़ा पेड़ की आप बात करते हैं, इट विल टेक इयर्स टू ग्रो, वो भी लगने चाहिए, वो मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो घास को कवर करना है। आप में से जितने लोग बाहर गए, विदेशों में गए हैं, बहुत सारे विदेशों में आपने देखा होगा कि सूखी मिट्टी आपको नहीं मिलेगी शहरों में। वो कहीं ना कहीं कवर्ड होती है, किसी ना किसी चीज से, ग्रास से कवर्ड होती है, और कुछ नहीं हो तो आर्टिफिशियल ग्रास से कवर कर देते हैं। ये कम करने के लिए बहुत जरूरी है, और आप लोग भी ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ मत देखिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, वो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में ही लगी रहेगी। जितना वेस्ट वाटर है आपके घर का, उसको आप इन घास या श्रब्स को वाटरिंग के लिए यूज करिए। मैं भी यूज करता था, आप में से कईयों ने नोट किया होगा कि भगत चंद्र हॉस्पिटल के पास जो पार्क थे वो मुझे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली हैंड ओवर किए थे। मैंने अपने STB प्लांट का पानी उधर डाइवर्ट किया, पाइप लगवाई, कुछ लाख रुपया खर्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनक्रोचमेंट की वजह से जो झुग्गी झोपड़ी उसके आसपास है, उन लोगों ने सब वो पौधे तबाह कर दिए। तो मैंने 2 साल के बाद वो जो थे पार्क गवर्नमेंट को वापस कर दी, कि मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं पानी तो दे सकता हूँ, पौधों की देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं झुग्गी झोपड़ी वालों से नहीं लड़ सकता। इसके अलावा आप वेट मॉपिंग करिए। हाँ, नहीं, थोड़ा पेड़ पौधों की और बात कर लेते। मिट्टी को सूखा नहीं छोड़िए, मिट्टी को बिल्कुल सूखा नहीं छोड़िए, एंड रोड साइड क्लीन करिए। अपने एरिया के काउंसलर्स को फोर्स करिए या MLAs को कि सेंट्रल वर्ज में जो छोटे छोटे पत्थर लगा के हर साल 2 साल बाद फिर उखाड़ते हैं, फिर उनको दोबारा से लगाते हैं, उसकी बजाय आपने देखा हो कुछ एरियाज में 2-2, 2.5-2.5 फुट की सेंट्रल वर्ज बना रहे हैं। वो सेंट्रल वर्ज जो 2-2.5 फुट की है वो जरूरी है, क्योंकि उससे मिट्टी बाहर नहीं आएगी। ये चीजें पूना जैसे शहरों में और कई जगह आज से 10-15-20 साल पहले शुरू हो गई थी। मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी सजेशन दिया था, पर लेकिन वो अब कुछ एरियाज में, जैसे B ब्लॉक, जनकपुरी में या कहीं और इम्प्लीमेंट हुआ है, सब जगह नहीं हुआ। द्वारका में तो मुझे नहीं दिखा, और द्वारका अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लिस्ट आती है एरियाज की पोल्यूटेड, उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पे होता है।
अब ऐसा क्यों होता है? कारण यही है कि ड्राई डस्ट बहुत है। दूसरा, एयरपोर्ट हमारे साथ है, इसकी चर्चा हम करेंगे फिर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पे इंतजार करने की बजाय खुद भी कुछ करने की कोशिश करिए। वेट मॉपिंग और घर की डस्ट जो है बाहर नहीं फेंकिए। यूज वेस्ट वाटर। घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गैस को, आप करिए। कई कारण हैं। एक तो एनर्जी एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एज कम्पेयर टू गैस ज्यादा होती है। जब आप गैस बंद करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी 35 to 40% होती है। जब आप इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 80 to 90% होती है। इसी तरह जब आप इंडक्शन यूज करते हैं तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी 80 to 90% होती है। यानी आपने जितना बर्न किया है उसका आपको 80 to 90% यूटिलाइजेशन मिल रहा है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या यूज करना चाहिए? अब हम लोग अक्सर सोचते नहीं है और फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं। मैं कई बारी नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ जहां फीसिबल होता है। कारण है कि वेहिकुलर जो पोल्यूशन है, फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं या अपनी गाड़ी निकाल के चल पड़ते हैं, दोनों बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पोल्यूशन इफेक्ट और एनर्जी एफिशिएंसी है वो जब आप ट्रेन में जाते हैं तो सबसे कम है। पब्लिक बसेस यूज करते हैं उसके बाद नंबर 2 पे आती है। प्राइवेट व्हीकल्स में पेट्रोल व्हीकल आता है और डीजल व्हीकल उसके बाद आता है। इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं तो बहुत अच्छा है, एज गुड एज ट्रेन। और जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट एयर में ऐड करते हैं। और आपकी टिकट पे वो भी अपनी गिल्ट फीलिंग दूर करने के लिए कि आपकी पर सीट से कितना उसमें पोल्यूशन आता है वो आजकल टिकट के नीचे लिख देते हैं। यानी उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं और आपको उस गिल्ट का साझेदार बना रहे हैं। टिकट आप एयर टिकट अपनी निकाल के दिखेंगे ना, जब पीछे गए थे या गए जो बुक करेंगे तो उसके नीचे लिखा होता है कि कार्बन फुटप्रिंट आपकी टिकट की वजह से कितना है। नए नए जेट आ गए, कुछ में कम है कुछ में ज्यादा है। तो प्रेफरेबली पेट्रोल यूज करिए। डीजल यूज करना है तो भारत स्टेज 6 की गाड़ी यूज करिए, उनमें पोल्यूशन बहुत कम है। स्टेज 4 और पुराने स्कूटर जो है वो बंद करिए एज फार एज पॉसिबल। मेरे पास भी एक स्टेज 4 की गाड़ी है, मैं मजबूरी में यूज करता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मैंने रखी हुई है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करता हूँ। इंडक्शन में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एक और सवाल पैदा होता है, स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल और गाड़ी का धीरे चलाना और तेज होना, इसका क्या असर होता है? जब गाड़ी स्लो होती है और दोबारा से पिकअप लेती है तो पोल्यूशन का एक एग्जॉस्ट आता है एकदम। तो गाड़ी को एक आइडियल स्पीड पे चलना चाहिए। अब ये जो गाड़ी है ये एवरेज जो आइडियल स्पीड है वो है 50 किलोमीटर की। 45, 50, 55। जब आप गाड़ी 70-80 की स्पीड पे चलाते तो पोल्यूशन बढ़ जाता है। और दिल्ली में जो एवरेज गाड़ियों की स्पीड 12 से 15 किलोमीटर चल रही है, ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत घातक है। तो प्लीज जो शॉपकीपर्स हैं उनको समझा सकते हैं तो ट्रैफिक को स्मूथ रखने की जगह बनाए। दिल्ली पुलिस से कई बार हम तो चिट्ठी भेज सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन टर्निंग्स पे, क्रॉसिंग्स पे जो ब्लॉकेज इन लोगों ने बना रखी है उससे क्या होता है कि गाड़ी स्लो होती है फिर स्पीड पकड़ती है, स्लो होती है फिर स्पीड पकड़ती है, तो पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। ये क्लीन करना जरूरी है। एरियाज ट्रैफिक को स्मूथ करना भी जरूरी है। इससे आपकी जो एग्जॉस्ट पोल्यूशन है वो कम हो। छोटी सी बात है और ये कोई नया फैक्ट नहीं है। दिस इज नोन फॉर लास्ट 20, 25, 30 ईयर्स कि गाड़ी को आइडियल इंजन की जो वर्किंग होती है वो 50 किलोमीटर के आसपास चलती है। जब आप उसको 12-13 सेकंड गियर, फर्स्ट गियर या थर्ड गियर में चला रहे होते हैं बार बार, तो एग्जॉस्ट का जो एडिशन है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है। इस पे आप जो कर सकते हैं करिए, मैं तो ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि ट्रैफिक पुलिस से जिन लोगों का है उनको बोलिए कि क्रॉसिंग्स को या टर्निंग्स को क्लीन रखें, क्लियर करें। और बाकी ट्रांसपोर्ट का मोड मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेन आर द बेस्ट, बसेस नेक्स्ट, प्राइवेट व्हीकल्स में पेट्रोल, फिर डीजल, एंड फ्लाइट्स कम दिल्ली, दे आर द मोस्ट पोल्यूटिंग ट्रांसपोर्ट। और द्वारका में इतना ज्यादा पोल्यूशन होने का कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि द्वारका में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है।
उसके बावजूद जब आप पेपर में डेली देखते हैं कि द्वारका नंबर 1 या नंबर 2 पे है, तो ये चिंता का विषय है। ड्राई डस्ट एक है, व्हीकल ट्रैफिक है ज्यादा, सड़कें भी चौड़ी हैं लेकिन सड़कें ब्लॉक बहुत हो रही है कई कारणों से। और बाकी एयरपोर्ट आपके साथ है, वो भी एक फैक्टर बन सकता होगा मेरे ख्याल है। तो ये कुछ एयर पोल्यूशन के बारे में और उसका हेल्थ पे इफेक्ट था। हेल्थ का इफेक्ट मैं फिर रिपीट कर सकता हूँ क्योंकि आपका बेसिकली सेशन जो होता है हेल्थ पे, लेकिन वो हेल्थ जुड़ी ही हमारी एक्टिविटीज से है, तो मैंने उन सब चीजों की चर्चा की। अब इसमें ब्रीदिंग ट्रबल हो सकती है, खांसी हो सकती है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन से आपको लंग्स में परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। बच्चों में ब्रोंकाइटिस होती है, बच्चे इरिटेबल होते हैं, सो नहीं पाते हैं, फैटीग होता है, डिजीनेस आती है, काम करने की इच्छा नहीं होती। और ये जो टॉक्सिन्स धीरे धीरे जब शरीर में जाते हैं तो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, और स्किन की इरिटेशन होती है, और हार्ट और लंग्स पे परमानेंट असर करके कार्डियक अरेस्ट और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये पोल्यूशन का इफेक्ट हम देखिए, हम लोग क्यों नहीं सोच पाए 1950-55 में जब लंदन में पोल्यूशन बढ़ा था तो 550 लोग मरे थे। उस वक्त से लंदन में उतना पोल्यूशन कभी नहीं जाने दिया गया। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम क्यों नहीं दिल्ली को और उसके आसपास के एरियाज को साफ कर पाए। पराली की बात होती है, पराली पे हम डिस्कशन करते हैं और पॉलिटिशियन भी बहुत बात करते हैं। पराली बर्निंग बहुत समय से चल रही है। बासमती चावल आपने खाना है तो पराली तो बर्न होगी, और हवा चलनी बंद हो जाती है। तो मैंने तो बासमती चावल खाना कम कर दिया है। हवा इन दिनों नहीं चलती है, इसलिए डस्ट सेटल हो जाती है। फिर बीच में दिवाली भी आ जाती है, दिए भी जलते हैं और पटाखे भी छूटते हैं, तो वो एक और फैक्टर ऐड हो जाता है। हाँ, एक और ऑप्शन है आपके पास इससे बचने के लिए कि दिल्ली से 1 महीने के लिए, जो खासतौर से सीनियर सिटीजन है, वो 1-1.5 महीने के लिए यहाँ से दूर चले जाए। हमारा देश बहुत सुंदर है, आसपास एरियाज बहुत है, जो जा सकते हैं जाए। मैं भी जाऊंगा, आज 3-4 घंटे के लिए जाऊंगा दिल्ली से दूर, फिर आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। बच नहीं सकता क्योंकि मेरी कर्म भूमि यही। तो ये कुछ इश्यूज थे जो पोल्यूशन से मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। अब कितना टाइम हो गया है, आके बाकी आप डिस्कशन के लिए ओपन है और कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन कम करिए। और जो लोग घर में सोलर लगा सकते हैं, सोलर लगाइए, गवर्नमेंट एनकरेज करती है। और सब्सिडी की वेट मत करिए। माय एक्सपीरियंस कि रोज अखबार में पॉलिटिशियन तो छाप देता है कि हम सोलर के लिए सब्सिडी देंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारी करप्शन भी है। तो 2 किलोवाट 4 किलोवाट का प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं, उसकी वेट मत करिए सब्सिडी की। कुछ नहीं मिलेगा, ना वो देने वाले हैं। उसमें कई टेक्निकल इश्यूज भी हैं, फिल्म कौन सी है क्या है उस पर देते हैं, लो एफिशिएंसी फिल्म पे देते हैं, और हाई एफिशिएंसी फिल्म पे वो नहीं देते हैं, क्योंकि हाई एफिशिएंसी फिल्म होती है वो इम्पोर्टेड है। तो कई इश्यूज हैं जो मुझे मालूम है, पर मैं आपको एक वार्न कर रहा हूँ कि सब्सिडी की वेट मत करिए। आपको सोलर प्लांट लगाना है तो आज ही ऑर्डर। ठीक है जी, तो आज की चर्चा मेरी तरफ से यहाँ खत्म हो रही है। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं या ऐड जी, करना मैं थोड़ा चाहते हैं। सा जो आपने बताया कि घर में आप प्लांट लगा सकते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, तो किस तरह के प्लांट आप सजेस्ट करते हैं? श्रब्स में देखिए बहुत सारे हैं, मेहंदी भी लग सकती है। आपका लेडीज ने करवा चौथ पे आर्टिफिशियल मेहंदी लगाई और बाद में उनको खुजली भी हुई, फिर नारियल के तेल भी लगाया गया। और जो असली मेहंदी के पौधे हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। मेहंदी की हेज बड़ी अच्छी बनती है और इनकी जड़ें जो है ना, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है। फिर हेज के बहुत सारे पौधे हैं, एक नहीं बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, 5 या 10 रुपए 15 रुपए का पौधा होता है। फिर फूलों में अगर आपके पास है तो लालटीना है, छोटे छोटे लाल पीले फूल होते हैं, और धूप चाहिए उनको, तो सेंट्रल वर्ज के लिए वो एक अच्छी चीज है। ग्रास सबसे मजबूत चीज है। ग्रास की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, जब उनको आप रेगुलरली मेंटेन करते हो चाहे वो सूख भी जाए, लेकिन जो उसकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है। तो एक सिंपल ग्रास जो है, कॉमन ग्रास जो हम जिसको बोलते हैं, राजघाट वगैरह को छोड़ दीजिए, और वो जो मैक्सिकन ग्रास है उसके चक्कर में मत पड़िए। एक सिंपल ग्रास है, कहीं से खोद के डाल दीजिए और पानी दे दीजिए,
वो टिक जाती है। हाँ, बहुत सर्दी में नहीं टिकेगी, बहुत गर्मी में नहीं टिकेगी। ये चावल के बारे में आपने क्या बताया, जरा दोबारा बताएं चावल के बारे में। पंजाब हरियाणा में बासमती चावल पैदा हुआ है। कई चीजें हैं उसके साथ। एक, पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत बढ़ गया, और पंजाब में और हरियाणा के कुछ एरियाज में कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। दूसरा, वाटर लेवल जो पंजाब में 10 फुट पे 12 फुट पे होता था, आज की डेट में 250-300 फुट पे चला गया है। तो डस्ट भी बढ़ गई, और क्योंकि ये बासमती चावल पैदा होता है और उसकी जो पराली है उसको जलाना पड़ता है, अदरवाइज वो खेत में खड़ी रहेगी, तो वो जलाते हैं पराली। ये समस्या इधर बिहार, यूपी और पहाड़ों में जो होती है, वहां पे नहीं है। यहाँ पे क्योंकि किसान एक्टिव है, तो ये पराली जला के उसको नेक्स्ट फसल गेहूं की लगानी होती है। तो बासमती चावल का खेल है ये। अच्छा बासमती चावल आपको हरियाणा के कुछ एरियाज में मिला, करनाल साइड और उससे आगे, और पंजाब के एरिया से मिला। तो चावल कौन सा खाना चाहिए? देखिए, मैं तो बताया कि बासमती चावल महंगा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, चॉइस आपकी है। बाकी तो देसी चावल तो पहले चलता ही था, जो उत्तराखंड से आता था या यूपी से आता था, या बिहार में लोग खा रहे हैं या बंगाल में खा रहे हैं, साउथ में भी खाते हैं, लाल चावल भी है। हाँ, डायबिटीज के हिसाब से आप मेरे से पूछेंगे तो चावल का चॉइस जो है वो है रेड राइस, या ब्राउन राइस, या ब्लैक राइस। ब्लैक राइस मुश्किल होता है मिलना, लेकिन ब्लैक राइस डायबिटीज में सबसे अच्छा है, और ब्राउन और रेड भी अच्छे हैं। बाकी बिरयानी तो अच्छे चावल में ही बनेगी। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत जटिल है, हम अपना पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर तो है ही पॉल्यूशन, जिस पर हमारा कोई बस भी नहीं चल सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो करें प्लीज। हाँ, जहां तक दवाइयों की बात है, मैं आपको कुछ चीजें मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो हल्के गरारे डेली सुबह शाम कर लीजिए, एटलीस्ट गले में जो पोल्यूशन चिपके होते हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन गरारे बहुत जोर से नहीं करेंगे। आजकल ये पाया गया है कि गरारे जो बहुत जोर से करते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स पे नोड्यूल हो जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। दूसरा, खांसी की कोई ना कोई गोली जो है, ताकि खांसी कंट्रोल रहे, क्योंकि जब बार बार खांसी होती है तो फेफड़ों पे परमानेंट डैमेज होता है। अब कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत सारी गोली है, जो भी आप यूज कर लें। और तीसरा जो है, एक जो आयुर्वेद में एक है खांसी कम करने के लिए, वो है सीतोपलादी। सीतोपलादी चूर्ण होता है, शहद के साथ आप सुबह शाम ले सकते हैं। वो भी आपकी खांसी और बलगम को कंट्रोल करेगा। सर वैसे बार बार मुंह धोना और नाक पे अपना तेल लगा के रखना, ये कितना कारगर होता है इस पर? कितनी बारी धो पाएंगे आप? एक दो बारी तो ठीक है, सुबह शाम कर लिया। तेल लगाने से तो पोल्यूशन चिपकेगा ही उसमें। चिपक जाएगा ना? तेल लगाने से चिपकेगा वो। बाकी वॉश ये होता है कि आप बाहर से आए हो तो एक बार स्किन को वॉश कर लीजिए, हाथ को अच्छे तरह एल्बो से ऊपर तक, कोहनी से ऊपर तक वॉश कर लीजिए। बहुत सीरियस इशू है। देखिए, हम दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी में बैठे हैं और जहर सूंघ रहे हैं, सारा टाइम जहर सूंघ रहे हैं, और हम उसमें खुद भी ऐड कर रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको गैस के विषय में बताया, आप लोग कभी सोच नहीं पाए होंगे कि गैस जब आप बंद करते हैं तो ये सारे जो उसके एग्जॉस्ट हैं वो आपके उसमें आते हैं किचन में। हाँ, आपने चूल्हा लगा रखा है तो उठा के बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया। सर एक्चुअली में हम लोग यहीं रहते हैं तो इसलिए हम हैबिचुअल हो गए हैं। मैं बीच में कभी नवंबर दिसंबर में यदि उत्तराखंड चला जाता हूँ तो पूरी जो नाक है हमारी वो पूरी खुल जाती है। तो वहां यस जाके पता चलता है कि हम कितने पॉल्यूशन में रह रहे थे, यहाँ रहते हुए हमें पता नहीं चल पाता है। जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, मैं ग्रेटर नोएडा रहती हूँ, तो यहाँ का भी AQI काफी अप है। तो क्या सजेशन है? हम लोग डेली योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, तो प्राणायाम इंडोर करना चाहिए आजकल, जो अब मौसम शुरू हो गया है और अब विंटर्स में हेज रहेगा और कोहरा भी रहेगा, या किसी बड़े पार्क के अंदर जाके करना चाहिए प्राणायाम? देखिए, मैंने शुरू में मना कर दिया है कि आउटडोर एक्टिविटीज
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तेज सांस लेने वाली एक्टिविटीज आउटडोर में मैं मना कर रहा हूँ। कमरे में करिए, एयर फिल्टर लगाना करिए, डीप ब्रीदिंग अगर करनी है, प्राणायाम करना है, और जब तक हवाएं नहीं चलती, हवाएं देखिए कार्तिक मास खत्म होगा इसके बाद चलनी शुरू, पोल्यूशन तो रहेगी इन दिनों। कि हमारे नेचर की साइकिल्स है कि कब हवाएं बंद हो जाती हैं और कब ये शुरू हो जाती है। सर जैसे कोई पार्क है, बड़ा पार्क है यहाँ पे, एक सिटी पार्क, तो उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज है, एक ही जगह पे बहुत बड़ा एक एरिया है, तो क्या वहां पर सेफ नहीं होगा योगा करना और प्राणायाम करना? देखिए पोल्यूशन तो एटमॉस्फेयर में रहेगा, मैंने आपको बताया ना कि दरवाजे खुले एरियाज ये वो, आपके कमरों के अंदर भी दरवाजा खुलते ही पोल्यूटेंट एकदम घुस आते हैं, तो पोल्यूटेंट तो वहां पे रहेंगे। AQI आपने बोला कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा काफी ओपन एरिया है, लेकिन वहां पे भी अच्छा खासा है। ओके सर, थैंक यू। ये डॉक्टर साहब, ये जो गैस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि गैस से तो ये कहा गया इनिशियली कि गोबर से जो उपले वगैरह बनाते थे उसकी तुलना में गैस से पोल्यूशन कम हुआ, ये देखिए ऐसा सब तरह से प्रचार किया गया। और गैस तो घरों में बहुत ज्यादा जलती है, तो उसमें गैस में पोल्यूशन का कंटेंट है, ऐसा आपका कहना है? तो या तो पहले तो उसके बारे में मतलब लोग निश्चित होना चाहेंगे, और दूसरा ये है कि देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव? आपने जी, इलेक्ट्रिक का मैं देखिए बताया है, लेकिन इलेक्ट्रिक से तो खाना तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, इंडक्शन है, नहीं मतलब लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सारे बर्तन आपके इंडक्शन फ्रेंडली आ गए। हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी बिजली से आप घर में इंडक्शन पे या इलेक्ट्रिक केटल्स में खाना बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बना सकते। अब देखिए उपले से गैस बैटरी ऐसा ही, तो हमने कहा कि जो है गृहिणी को वो धुआं नहीं आंखों में उसके आएगा, उसके फेफड़ों में आएगा। लेकिन रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ कि गैस से अगर आपको इंडक्शन मिलता है तो वो बेटर है। और एनर्जी एफिशिएंसी मैंने बता दी, फॉसिल फ्यूल की, और उसकी उसको यूज कर रहे हैं, उसको आपके हिस्से में क्या आ रहा है और क्या हवा में उड़ रहा है, वो भी डिफरेंस है दोनों। कर्नल और साहब कुछ कहेंगे? कर्नल साहब। सब सर चिंता ने में तो पड़ गए हैं। लोकेशन ही चेंज कर हाँ दिया, सर डॉक्टर ने तो साहब लोकेशन ही चेंज कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, आई आई डोंट नो, ही मास्टर ऑफ ऑल, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। डॉक्टर साहब जो बात हो रही थी अभी गैस की और नॉर्मल पोल्यूशन की, ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि जब गैस का जो पोल्यूशन होता है दैट्स मोर हार्मफुल हेल्थ वाइज, बिकॉज यू सी द इंटेंसिटी एंड द क्वालिटी जो उससे निकलता है, दैट इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ। वो अगर हमको समझ में आ जाए तो देन इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम अपना जो कुकिंग वगैरह है जितने भी है वो हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो गैस जब जलती है उसका जो निकलता है उससे जो एमिट होता है वो हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये बात तो समझ लेनी जरा बहुत जरूरी है। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, वंडरफुली कवर्ड। बट ये जरूरी है कि हम समझे, स्पेशली हम नॉट ओनली दिस, जहां तक द्वारिका की बात हो रही है, द्वारिका का जो एयरपोर्ट से जो पता नहीं लगता है लेकिन उसका जो एमिशन होता है दैट इज द मैक्सिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड द इंटेंसिटी, वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसके बारे में कुछ होना चाहिए। बाकी द गवर्नमेंट मस्ट बी टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स टू कंट्रोल इट। विद दिस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए मैंने गैस को बिल्कुल मना कर नहीं किया है, आपके पास जो अवेलेबल है यूज तो वही करेंगे ना। तो उपलों से गैस बेटर थी, गैस से इंडक्शन बेटर है, तो मैंने इंडक्शन को प्रेफर किया है। अच्छा, इंडक्शन में इतना एफिशिएंसी मैं आपको बताऊं कि अगर आपने उसमें 1 कप पानी उबालने के लिए रखा है, तो
तो गैस में आपका पतीला ऊपर तक गर्म हो जाता है। इंडक्शन में आप पानी उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा आप हाथ से उठा सकते हो शुरू में, बाद में तो गर्म हो जाता है। तो इतनी एनर्जी एफिशिएंसी है उसकी। वो सिर्फ पानी गर्म करता है, बर्तन को कम गर्म करता है। आप लोग नोट करना कभी कि आप ऊपर से उठाएंगे ना पतीला, तो कोने से उतना गर्म नहीं होता है। बाकी गैस तो देखिए आपके पास चॉइस यही है कि आप करिए, गैस को वेंटिलेट कर दीजिए। चिमनी सबके घरों में लगी होगी या विंडो के पास लगा है, तो वेंटिलेट तो हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम फॉसिल फ्यूल, जो कि एक नेसेसिटी भी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, आप लोगों ने नोट किया जब सीएनजी बसेस आई थी तो जीरो पोल्यूशन बसेस करके उन पे लिखा गया था। आजकल क्यों हटा दिया गया? अब तो नहीं लिखते जीरो पोल्यूशन उन पे, सीएनजी बसेस। हाँ, कम थी वो एज कंपेयर टू डीजल, उसमें पोल्यूशन कम था। और डीटीसी ने अपने उस पे लगाया था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीरो पोल्यूशन फ्लीट है, और आज सब गायब हो गया। अब ये सब कोई क्वेश्चन नहीं लगा होगा, समवेयर दे रियलाइज कि कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल बसेज आर द बेस्ट। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड वगैरह में इलेक्ट्रिकल बसेस चलती हैं। हाँ, जहाँ लॉन्ग रूट पे होता है, सिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल बसेस, लॉन्ग रूट पे डीजल बसेस चलती हैं, बट दे आर वेरी एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट। नेक्स्ट टाइम ट्रैवल कर सर, रहे हैं एयर तो प्यूरिफायर जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कितना चलाना चाहिए? क्या सारी रात को मतलब रात को ऑन करके छोड़ देना चाहिए, मतलब पूरी रात उसको यूज करें, या दिन में थोड़ा थोड़ा समय इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, रात को तो सारी रात यूज करिए। दरवाजा आपका बंद होता है जब, खासतौर से अब सर्दियां आ रही है, दरवाजे बंद होंगे। अगर एसी नहीं चल रहा है, और एसी पहले भी चल रहा था, तो दिन में भी आप उसको जब भी आप यूज करते हैं, दरवाजे बंद है, एयर प्योरीफायर यूज करिए। लेकिन वो नोट करिए कि जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज अंदर आ जाएगी। दीपशिखा जी अंदर ही योगा कराती हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी एरोबिक एक्सरसाइज होती है अंदर होती है। हाँ, मैं भी आज देखिए अंदर ही बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं छत पे नहीं गया, अभी जाऊंगा इसके बाद। तो पौधों के बिना तो मैं रह नहीं सकता, अभी जाके अपने पौधे ठीक करता हूँ मैं, फार्म हाउस जाने से पहले। उसके बाद फार्म हाउस अनिल जोशी जी के साथ मिलेंगे, कुछ घंटे वहां बिताएंगे। बाकी दीप पंत जी ने जो बात कही ना, उत्तराखंड जाते हैं तो नाक खुल जाते हैं, फेफड़े खुल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वहां ये भी चूल्हे हमारा की सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब का फार्म हाउस देखने को मिलेगा, और आज साहित्यिक कार्यक्रम डॉक्टर साहब ने रखा है, साहित्यकारों को बुलाया है, तो बहुत अच्छा है। उसमें मैं और सरोज जी, हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं। आप लोगों का कोई और प्रश्न हो तो करें। आज डॉक्टर साहब को हमने, आज व्यस्त भी हैं, इनके यहाँ पर कार्यक्रम है, तो और अगर प्रश्न नहीं है तो डॉक्टर साहब एक आध अगर इच्छा हो तो आप कविता सुनाएं। अगर बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है तो ये सब लोग आपकी कविता भी सुनना चाहेंगे। इतनी इतनी जल्दी नहीं है, वहां के लिए तो मैं 10 बजे निकलूंगा। ठीक है। कविता यदि पॉल्यूशन पर हो तो हाँ, और भी एक अच्छा है। सेकंड। पॉल्यूशन हाँ, पर तो पॉल्यूशन ऐसे पे ही सुना दिया ना सुनाऊंगा डॉक्टर आपको। साहब ने। एक सेकंड। देखिए डॉक्टर साहब सुना रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं अपनी डायरी। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये तो, मतलब जनरल परसेप्शन में नहीं है। हम सब नहीं, लोग मैं जैसे गैस इस गैस की विषय पे बात है, हम लोगों को अंदाजा नहीं है कि गैस से भी जो है ये समस्या हो सकती है। ऐसे ही एयर प्यूरिफायर के यूज को भी मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर नहीं है कि कितना कर सकते हैं। 24 घंटे चलाना है, 12 घंटे चलाना है, 8 घंटे चलाना है, और लोग पसंद भी नहीं करते चलाना। तो एयर प्यूरिफायर की भी बात है। कुछ बाकी जो सामाजिक बातें हैं वो तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती हैं काफी हद तक। देखिए, एयर प्योरीफायर, देखिए खुले कमरे में दरवाजे जिसके खिड़कियां खुले हैं, एयर प्योरीफायर चलाने का कोई फायदा नहीं है। जब इतने करोड़ों के बने हुए स्मोक टावर जो थे वो काम नहीं आए, बंद पड़े हैं, तो आपका एक छोटा सा एयर प्योरीफायर खुले दरवाजे के कमरे को कैसे करेगा? और अगर अंडर साइज है, जैसे एसी का एक टन होता है ना, इतने टन का होना चाहिए इतने बड़े कमरे के लिए। 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, तो उसी तरह ये एयर प्योरीफायर का साइज भी
हाँ, ये एक कविता लिखी हुई है, इस पे अभी फिल्मांकन करना है इसका, मुझे रिकॉर्डिंग जी नहीं जी डॉक्टर करनी साहब, है। स्वागत है, स्वागत। जटा। जटा खोले कोई घूम रहा था, जटा खोले कोई तड़प रहा था, जटा खोले कोई गुस्से क्रोध में था, धरती जो सूख गई थी। कभी गंगा जी थी यहाँ पर, साफ सुथरी अविरल बहती थी, कल कल बहती थी यहाँ कभी, पर्वतों से उछलती आती थी यहाँ पर, ऊंचाइयों से आती थी यहाँ पर। कितनी सदियां, कितने युग यहाँ पर थी वो, कितनी वादियां थी उससे जुड़ी हुई, कितने खेत सींचे उसने, कितने जंगल खड़े किए, कितनी बस्तियां थी उसके किनारे। फिर न जाने क्या, धरती सूख गई, गंगा को कोई ढूंढ रहा था, सूखी धरती पर प्यासा घुस रहा था, क्रोधित भी था वो। कितने वेग से आई थी गंगा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच उसी ने तो संभाला था जटाओं में उसको। अब फिर वो सूख गई है, नाराज सी चली गई है कहीं। क्रोधित था वो, क्रोधित था वो, जटा खोले वो नाच रहा था, जटा खोले तांडव कर रहा था। शिव जो जीवों वनस्पतियों से प्रेम करता है, इंसान की इन हरकतों से, जिसने सब कुछ नष्ट करने की ओर बढ़ चला है, बहुत क्रोधित था। शिव का तांडव क्रोध का तो प्रतीक ही है, शिव का तांडव क्रोध का प्रतीक है। तो ये महादेव के बारे में भी है, प्रकृति के बारे में भी है, और आने वाले 50 वर्षों में क्या होगा। देखिए, पंत जी कहा था प्रदूषण के बारे में कविता सुनाए, तो डॉक्टर साहब ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कविता सुना दी आपको, ढूंढ के लाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और एक कविता सुना दे डॉक्टर साहब। हाँ जी। बाकी हमारी वो नेट पे आजकल 3 कविताएं चल रही हैं, समर्पण 1, समर्पण 2, समर्पण 3। अब ये तीनों उस पे हैं, आपसी संबंधों पे हैं कि साथी की जरूरत क्या होती है। ये मैं कहूंगा कि आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, अपने ईगोज में अपने साथी को नेग्लेक्ट नहीं करिए। तो ये तीनों कविताएं उसी पे हैं, समर्पण। और इनको सुनिए, अच्छा लगेगा आपको, कहीं ना कहीं विचार बदलने की जरूरत है। क्योंकि ओल्ड एज में ना अक्सर पति पत्नी के संबंध जो है, कुछ छोटे से परसेंटेज, मैं कहूंगा लेस देन 5%, एक वो बिखर से जाते हैं। पत्नी पोते पोतियों में या अपने बच्चों में बिजी हो जाती है, पति योगा करता रहता है, सैर करता रहता है, या सोलो ट्रेवल ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है, या कहीं आश्रम ज्वाइन कर लेता है। और बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो किसी क्लब में जाके स्टूल पे बैठ के 2-4 ड्रिंक लगा लेता है। तो ये समर्पण जो है इसे अब क्योंकि संबंधों में मैंने कई बार लिखा है, एक जिद थी कुछ मनवा लिया पर क्या हासिल किया। जिद थी मेरी, कुछ जिद थी, मनवा लिया जीत गया, अहम शांत हुआ। जिद थी मेरी, कुछ मनवा लिया जीत गया। मैं ये दोनों पति पत्नी दोनों के लिए, या आपसी, पर एक खरोच सी रह गई रिश्तों में, पर एक खरोच सी रह गई रिश्तों में, समझ ना पाया। पर दूसरी बार जिद की, मनवा लिया, चाहे कुछ हासिल ना हुआ। गलत तो था, गलत था शायद, हासिल तो हुआ था। क्या हासिल हुआ था? खरोच कुछ गहरी हो गई थी, संबंधों पे जो खरोच थी कुछ गहरी हो गई थी, आदत सी पड़ गई थी उनकी अपनी बात मनवाने की, आदत सी पड़ गई थी अपनी बात मनवाने की।
देख ना पाया जख्म कब नासूर बन गया। देख ना पाया जख्म कब नासूर बन गया, बदबूदार बन गया पर जिद थी मनवा लिया। बदबू की भी परवाह नहीं की, अहम शायद शांत हुआ, पर ना मालूम मैं सही था या नहीं, पर खुश नहीं था। ना मालूम मैं खुश नहीं था, अहम तो शांत हुआ। तो ये इस विषय पे थी। सब चुप कर गए हैं रिश्तों की बात पे। चुप नहीं सर, इसलिए कर गए डॉक्टर साहब, अब करें तो क्या करें। आपने कुछ इतनी कशिश भरी, इतनी वो सच्चाई वाली बात बोल दी जो कि सबके ऊपर लागू हो जाती है, नहीं, ऐसा सच्चाई समझ है। के जाता था। तो इसीलिए सब चुप हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबको इसका खरोंचे विकल्प लगी हुई किसी है को डॉक्टर मिलता साहब। नहीं। जो डॉक्टर मुझे साहब मालूम की है। जो खरोंचे हैं वो सबको लगी हुई हैं, इसलिए आपने उसकी व्याख्या कर दी। बहुत हाँ, अच्छा। तो बहुत बढ़िया। जी अच्छा जी है जी, कि डॉक्टर साहब ने मान लिया कि खरोंचे लगती हैं। डॉक्टर ऑल द साहब ने बेस्ट। ठीक डायग्नोज थैंक कर यू। दिया है। हाँ कन्ना साहब, बिल्कुल। मैं तो कहा है। डॉक्टर साहब ने ठीक डायग्नोज कर दिया है। आप सही बात। चलिए ठीक है जी, आप लोग कुछ सुनाना है सुनाइए, नहीं तो। तो नहीं डॉक्टर साहब, आज आपका समय भी ऐसा है और 7:10 हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि एक औपचारिक अगर किसी ने और पूछना है अंतिम रूप से, सिन्हा जी, भंडारी जी, आप में से सर कोई, डॉक्टर भंडारी जी। केसी वर्मा जी है, अगले वाले हफ्ते में उनका प्लास्टिक पर लेक्चर है, तो वो भी जुड़े हुए हैं। और आप हाँ वर्मा उनकी जी, इंफॉर्मेशन मैं के तो लिए बता दें। मोबाइल से देख नहीं पा रहा। वर्मा जी अगर कुछ पूछना चाहें, वर्मा जी भी पूछ सकते हैं। बस एक राधा अंतिम प्रश्न करें और उसके बाद इसको समाप्त करेंगे हम। राधा मिश्रा पूछना चाहती है, वो हाथ खड़ा किया उन्होंने। या कौन? राधा हो गई बस। राधा। बोलिए। राधा मिश्रा कहें जी। कहें, गुड मॉर्निंग लेकिन उसी सर। के साथ अंतिम प्रश्न कर लें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था हाई बीपी के बारे में। जो मेरा अभी चल रहा है वो हाई बीपी हो जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ पूछना था कि आयुर्वेदिक या घर के तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या कुछ कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना है। और जैसे कि डेली रूटीन में सबसे मॉर्निंग टाइम में हमें क्या लेना चाहिए, बस ये क्वेश्चन। नहीं ये रेफर टू सु- सुनिए, ये रेफर जो टू प्रश्न दीपशिखा है ना, जी। ये आज विषय दूसरा है। हम हाई जी बीपी पर कार्यक्रम करेंगे या डॉक्टर साहब से आप अकेले अलग से ना बात कर सकते हैं। तो आज की जो हमारे एजेंडा है उसमें इसको मत रखिए राधा जी। हम ठीक। आगे इसके ऊपर बात करेंगे अलग से ना। अच्छा तो मैं सर, समझता डेली हूँ, रूटीन के बारे में बता दो। मॉर्निंग सबसे शुरुआत कैसे नहीं आप करनी है। सुनिए, अब आप ये विषय सब हो गए हैं। ठीक। अब आप इसमें या तो जो ये आपका जो आज का है ना वो रिकॉर्डेड है, ठीक। वो सारी चर्चा की है डॉक्टर साहब ने, तो आप वो रिकॉर्डेड वो सुन लीजिएगा। तो मेरे ख्याल ठीक। से अब औपचारिक धन्यवाद आप दीप जी दें और इसी के साथ जी, थैंक यू डॉक्टर सर। आपने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं हर सब्जेक्ट पर। आज आपने जो सब्जेक्ट लिया वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आपने काफ़ी अच्छे। और मैडम राधा, यदि आपको इन चीज़ों पर सुनना है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें हमने हाई बीपी पर भी डॉक्टर्स का लेक्चर रखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं कभी भी, और इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी। तो क्लास के समापन से पहले आप सभी लोगों से कमर और गर्दन सीधी करें, एक शांति पाठ कर लेते हैं। एक गहरा लंबा सांस भरें, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण ओ और मौ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्म
शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण आप इस शांति को महसूस करें। आपका मन शांत हो चुका है, साहब। आपके आसपास की प्रकृति शांत हो चुकी है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस प्रभु का, और धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all.